अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का मेरा डिस्पैच फंक्शन और इनवॉइस फंक्शन, पहले मैं आपको कल वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये वो सेल्स ऑर्डर फंक्शन का सॉल्यूशन है, आप ये नोट कर लें वीडियो पॉज करके यहाँ पे। अब चलते हैं हम अपने डिस्पैच फंक्शन पे। Falcon Freight Traders operates a large central warehouse from which it dispatches building materials to construction companies nationwide. The warehouse employs a team of 8 dispatch staff who are collectively responsible for preparing goods dispatch notes, loading vehicles, and because the company has no separate stock recording clerk, also operating the perpetual inventory and sales ledger records directly on the warehouse terminal once goods have left the premises. अब यहाँ पे आ रही है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। जो स्टाफ है जो गुड्स डिस्पैच प्रिपेयर करता है, वही जाकर इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स और सेल्स रिकॉर्ड्स को अपडेट कर रहा होता है कि इतनी गुड्स डिस्पैच होगी। मतलब अब आपने डिस्पैच कर दिया, अब जाके आप उधर खुद ही जाकर इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में लिखोगे कि मैंने इतनी गुड्स डिस्पैच की। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा फ्रॉड वगैरह कर सकता है कि जो गुड्स डिस्पैच की होगी नहीं की होगी, उधर जाकर उसको अपडेट्स वगैरह कर देगा, गलत अपडेट कर देगा उसको। वीकनेस बता दी कि डिस्पैच स्टाफ प्रिपेयर जीडीएंस एंड आल्सो अपडेट द सेल्स लेजर एंड इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स डायरेक्टली। इसके क्या होगा, डिस्क्रिपेंसीज आ जाएंगी कि मतलब डिस्पैच उन्होंने थोड़ी की होगी, उधर रिकॉर्ड्स में ज़्यादा जाके अपडेट कर दिया होगा, या इधर ज़्यादा डिस्पैच की होगी और इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में कम अपडेट किया होगा उसको। तो ये डिस्क्रिपेंसीज आ जाएगी बिटवीन एक्चुअली डिस्पैच एंड व्हाट इज़ रिकॉर्डेड एंड कैन बी कंसील्ड, enabling theft of goods or manipulation of inventory and sales figure. कंट्रोल क्या होना चाहिए, सेग्रीगेशन होनी चाहिए किस चीज़ में, डिस्पैच प्रिपरेशन फंक्शन में और लेजर एंड इन्वेंट्री रिकॉर्ड अपडेट्स फंक्शन में। इन दोनों फंक्शंस में सेग्रीगेशन होनी चाहिए और रिकॉन्सिलिएशन भी प्रिपेयर होना चाहिए गुड्स डिस्पैच और इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में। उसके बाद आगे चलते हैं। GTN books are pre-printed and pre-numbered by the stationery supplier, but rather than being controlled centrally, several GTN pads are simply kept on a shelf in the open warehouse office. GTNs तो प्री प्रिंटेड और प्री नंबर्ड तो होती हैं, पर ये है कि जो GTN पैड्स यानी कि GTN की जो बुक्स हैं जिनके ऊपर वो प्री नंबर डिस्पैच नोट्स वो लिखे होते हैं, पेजेस बने होते हैं, वो ऐसे ही सिंपली रखी होती है उन्होंने खानों वगैरह में, शेल्फ शेल्फ यानी कि खाने वगैरह जो होते हैं वेयर हाउस ऑफिस में, विच इज़ एक्सेसिबल टू ऑल वेयर हाउस स्टाफ, जो कोई हर वेयर हाउस स्टाफ के लिए इजीली एक्सेसिबल है, डिलीवरी ट्रैवलर्स के लिए भी यहाँ तक और जो विजिट करना है उनके लिए भी ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। एनी डिस्पैच स्टाफ मेंबर में टेक अ पैड, मतलब कि वो बुक उठा सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इज़ नॉट अनकॉमन फॉर 2 पैड्स टू बी साइमल्टेनियसली यूज ऑन अ बिजी डे। मतलब अगर तो सेल्स ज़्यादा हो रही हैं एक दिन पे, तो आप 2 पैड्स भी यूज़ कर सकते हो। इसके क्या मतलब प्रॉब्लम होगी इस चीज़ से, 2 पैड्स यूज़ करें, 2 बुक्स एक साथ यूज़ करने से। अब एक बुक पे 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखी होगी, दूसरी बुक पे 100 से 200 तक होगी। अब दोनों जब एक साथ उसको यूज़ कर रहे होंगे तो वो वेरिएंसेस वगैरह आ जाएंगी। एक बंदा अभी 20-30 पे होगा और दूसरा 140-45, तो वो फिर रिकॉन्सिलिएशन में प्रॉब्लम होगी, बाद में नंबरिंग सही से नहीं होगी। Usually finance department has not makes reconciling the GN sequence at month had considerably more difficult, मतलब उसके लिए उसको बाद में रिकंसाइल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब वीकनेस क्या है कि मल्टीपल GN plans are stored and secured and accessible to all staff visitor with pads sometimes used simultaneously. रिस्क क्या होगा इस चीज़ का, अनऑथराइज्ड डुप्लीकेट्स या मिसिंग GDNs breaks the sequential numbering control that underpins completeness of dispatch records. मतलब आप सिक्वेंशियल नंबरिंग को ब्रेक कर दोगे, कोई 20-30 पे होगा, कोई 140-50 पे कर रहा होगा, तो वो सिक्वेंशियल नंबरिंग नहीं रहेगी, आप उस चीज़ को ब्रेक कर दोगे। कंट्रोल क्या होना चाहिए, एक तो सिंगल कस्टोडियन होनी चाहिए कि एक बंदो जो पैड्स को इशू करे उनमें उसको इशू करे, जब एक बुक ख़त्म होगी तभी दूसरी बुक वो इशू करेगा। उसके बाद द ट्रिगर फॉर रिलीजिंग गुड्स टू बी loading bay is a verbal instruction from the sales department, typically a phone call or a short shout across the warehouse floor confirming that the order for XYZ construction is good to go.
मतलब या तो वो उस चीज़ को फ़ोन इसमें ये बता रहा है कि जो है ना सेल्स ऑर्डर वाला फंक्शन डिपार्टमेंट जो है, अब वो डिस्पैच वाले को या तो फ़ोन कॉल करके बता देगा या अपने डिपार्टमेंट से खड़े होकर आवाज़ देगा कि ये जो ऑर्डर है ना ये मतलब सही है, इसको डिस्पैच कर दो, जाने दो। अब इस चीज़ का डिस्पैच वालों के पास कोई रिटन एविडेंस नहीं होगा। तो वीकनेस तो ये बता दी कि गुड्स आर रिलीज्ड टू लोडिंग में ऑन अ वर्बल इंस्ट्रक्शन रादर देन अ रिटन सिस्टम अप्रूव्ड सेल्स ऑर्डर। रिस्क क्या होगा? अनऑथराइज्ड या अनइन्वॉइस्ड गुड्स डिस्पैच हो सकती हैं। रेवेन्यू लीकेज और थेफ्ट वगैरह का रिस्क हो सकता है। कंट्रोल क्या होना चाहिए कि एक प्रेजेंटेशन ऑफ रिटर्न, जो सेल्स ऑर्डर हो वो रिटर्न प्रेजेंट करे सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट को किसी भी गुड्स को लोड होने से पहले। ये कंट्रोल होना चाहिए। टेस्ट ऑफ कंट्रोल वगैरह आप मतलब आगे इजीली परफॉर्म कर सकते हो कि एडिटर उस चीज़ को चेक करेगा कि क्या वाकई रिटर्न एविडेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। उसके बाद चलते हैं। Once goods are loaded, the delivery driver obtains a signed acknowledgement of receipt from the customer, but only for goods with an invoice value above rupees 1 million. For the larger volume of smaller orders below this threshold, which makes up roughly 60% of the dispatch volume, no signature or other proof of delivery is obtained at all, and the GDN itself is simply filled without customer counter signature. यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो डिलीवरी ड्राइवर है उसको जब वो कस्टमर को जाके चीज़ें देता है ना तो उससे वो रिसीट नहीं लेता, कस्टमर रिसीट नहीं लेता। किन के लिए? जिनकी इनवॉइस है 1 मिलियन से कम है, 1 मिलियन से ज़्यादा वालों से तो वो ले लेता है, उससे कम वालों को नहीं लेता। अब वो टोटल मिलाकर 60% बढ़ रही है वो इनवॉइसेस जो 1 मिलियन से कम वाली है, जिनके वो कस्टमर रिसीट ही नहीं लेता। मतलब हम उसको कंफर्म ही कैसे करेंगे कि एक्चुअली डिलीवरी हुई भी है या नहीं हुई? कस्टमर ने तो उस चीज़ को कंफर्म ही नहीं किया होगा ना, तो हमें भी कैसे पता चलेगा, एडिटर को कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली डिलीवरी हुई भी है या नहीं हुई, या जो डिलीवरी ड्राइवर है वो चीज़ों को कहीं और पे लेकर चला गया। यहाँ पे वीकनेस वही के नो साइंड प्रूफ ऑफ डिलीवरी इज ऑब्टेन्ड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ डिस्पैचेस, यानी कि 60% के लिए बिलो द ₹1 मिलियन थ्रेशोल्ड। रिस्क क्या होगा? डिस्प्यूट्स ओवर वेदर गुड्स वर एक्चुअली डिलीवर। इस चीज़ पे डिस्प्यूट्स वगैरह आ जाएंगे कि एक्चुअली गुड्स डिलीवर हुई भी हैं या नहीं हुई। गुड अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो जाएगी गुड्स को डाइवर्ट करने की, फ्रॉड की, इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो जाएगी। कंट्रोल क्या होना चाहिए कि इस चीज़ को ख़त्म ही कर देना चाहिए कि ये जो है ना कि 1 मिलियन वाले से कम वाले से आप रिसीट नहीं लेनी, तो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। कंट्रोल ये होना चाहिए कि सब कस्टमर से प्रॉपर रिसीट ऑब्टेन करनी चाहिए। जितने भी डिस्पैचेस किए हैं उन सब की कस्टमर रिसीट ऑब्टेन करनी चाहिए, ये होना चाहिए कंट्रोल। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल इसमें आप क्या देख सकते हो कि कस्टमर जो है वो डिस्पैचेस को चेक करेगा, GDNs को देखेंगे कि उनके ऊपर कस्टमर रिसीट है या नहीं है। ये हो गया टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अब ये है हमारा इनवॉइस वाला फंक्शन। Silver Line Textile is a registered textile exporter whose domestic sales division bills approximately 400 local customers each month. The company's ERP system automatically generates a pre-numbered sales invoice as soon as a goods dispatch note is confirmed in the system. सही है, अच्छा फंक्शन है, जस्ट कंट्रोल है कि तभी इनवॉइस बनती है जब गुड्स डिस्पैच नोट्स सिस्टम में एंटर होता है। And each invoice is created and automatically cross reference with its originate GDN. उसके साथ उसको क्रॉस रेफरेंस की जाती है, मैच किया जाता है। A feature the finance director frequently cites as evidence of fully automated tightly controlled billing cycle। मतलब जो उस चीज़ को एग्जैजरेट कर रहा है कि हाँ हमारा सिस्टम देखो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फुली ऑटोमेटेड है, टाइटली है, कंट्रोल्ड है। However, अब यहाँ पे आगे वो बता रहा है कि वीकनेस क्या क्या हो सकती है। However, further inquiry reveals that the billing supervisor Miss Aisha Farouk has been granted the system right to void or delete any generated invoice directly। उसको ये राइट दे दिया कि वो कोई भी इनवॉइस को डिलीट कर सकती है। For invoices she classified as relating to cancel order, किसी भी इनवॉइस को कैंसिल ऑर्डर का नाम देकर उसको वो डिलीट कर सकती है। This action requires no secondary approval from another member of the staff, and although the system technically records a log of such deletions, nobody has been assigned responsibility for periodically reviewing this log। उस चीज़ को कोई चेक ही नहीं करता कि जितने भी उसने डिलीशन की है, लॉग की है, उस चीज़ को कोई रिव्यू भी नहीं करता, पीरियडिकल रिव्यू भी नहीं की जाती वो चीज़, क्या वो सही भी किया है या नहीं किया उसने। सो इन प्रैक्टिस इट इज़ नेवर बीन एग्जामिन्ड सिंस द मॉड्यूल वाज इम्प्लीमेंटेड 18 मंथ्स। पिछले 18 महीने से किसने किया भी नहीं है उसको रिव्यू इस चीज़ को।
अब यहाँ पे वीकनेस क्या है कि जो बिलिंग सुपरवाइजर है कैन यूनिलेटरली अवॉइड डिलीट इनवॉइसेस है एंड द रिजल्टिंग सिस्टम लॉग इज नेवर रिव्यूड बाय एनीवन। रिस्क क्या हो सकता है इस चीज़ में? रिस्क ये होगा, देखो ना, गुड्स के पैसे आपको मिल गए हैं, पैसे आ गए हैं, अब उसने जाके इनवॉइस डिलीट कर दिया, वो पैसे अपनी जेब में डाल लेगी, अपने पर्स वगैरह में डाल लेगी मिस आयशा। तो ये रिस्क आ सकता है इसमें से। रेवेन्यू को मतलब वो सप्रेस कर सकती है और अंडरस्टेट कर सकती है सेल्स को एंड पोटेंशियली कंसील मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ रिलेटेड रिसीव्स कैश रिसीव्स को मतलब मिस एप्रोप्रिएट करके अपनी जेब में डाल सकती है। ये उसमें भी बता रहा है। कंट्रोल क्या होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट अप्रूवल होनी चाहिए किसी भी इनवॉइस को डिलीट करने से पहले, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर कर देनी चाहिए रेगुलर मैनेजमेंट रिव्यू की। जो ये डिलीशन होती है ना, इन डिलीशन लॉग की, इनकी एक प्रॉपर होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए प्रॉपर, पीरियडिकली इनको रिव्यू करना चाहिए। ये कंट्रोल होना चाहिए। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा कि वो चेक करेगा कि उस प्रोसेस को चेक करेगा कि वाकई रिव्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद वो ये देखेगा कि अप्रूवल देखेगा वो ना, डिलीटेड इनवॉइसेस का एक सैंपल लेगा एडिटर और देखेगा कि उसके ऊपर प्रॉपर अप्रूवल थी या नहीं थी। ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल। देखो टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनाना कितना आसान हो जाता है बाद में। सेपरेटली व्हेन कस्टमर्स रिटर्न डैमेज और इनकरेक्ट गुड्स, क्रेडिट नोट्स आर रेज्ड टू एडजस्ट देयर अकाउंट बैलेंसेस। जब गुड्स रिटर्न होती है डैमेज गुड्स, तो क्रेडिट नोट्स इशू किया जाता है उनकी जो बैलेंस है ना उसको ठीक करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए कि पहले यहाँ पे बैलेंस 1000 रुपये था, तो अगर क्रेडिट नोट 100 रुपये के आ गया तो वो उसको 900 रुपये कर देंगे। These credit notes are both prepared and approved by the same billing clerk who processes the original sales invoices with only supporting evidence typically being an email from the customer describing the issue। अब इस चीज़ का कोई एविडेंस ही नहीं है, वो बता रहा है कि सिर्फ एक ईमेल आ जाती है कि जिसमें वो इशू बता रहा होता है। अब देखो क्रेडिट नोट्स जो होते हैं ना, उनका एक प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए, कस्टमर को बताना चाहिए कि मैं इस रीजंस की बेस पे ये चीज़ रिटर्न कर रहा हूँ, तो मेरा आप ये जो बैलेंस है ये आप ठीक कर दें, इसको एडजस्ट कर दें। और वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक चीज़ मेल के जरिए वो बता देता है ये इशू। एंड इवन दिस ईमेल इज़ नॉट कंसिस्टेंटली अटैच्ड टू द क्रेडिट नोट फाइल। और वो ये बता रहा है कि जो क्रेडिट नोट है उस चीज़ के साथ ये ईमेल उन्हें अटैच भी नहीं की होती, जो रिटर्न एविडेंस होता है, मतलब एविडेंस उस क्रेडिट नोट के साथ होता ही नहीं है। तो एडिटर बाद में उस चीज़ को कैसे कंफर्म करेगा? मैनेजमेंट कैसे बाद में देखेगी कि ये वाकई जो क्रेडिट नोट्स हैं ये अथेंटिक थे या नहीं थे, क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं होना ना। अब इस चीज़ का रिस्क क्या होगा अगर तो वो क्रेडिट नोट्स मतलब सही से नहीं हो रहे, एविडेंस नहीं है साथ में, तो वो क्या करेगा? आपके पास एविडेंस नहीं है, अपने पसंदीदा बंदों को, कस्टमर्स को वो क्रेडिट नोट्स इशू कर देगा, हालांकि उन्होंने गुड्स रिटर्न भी नहीं की होगी, फिर भी वो उनको क्रेडिट दे देगा कि इसकी गुड्स रिटर्न हो गई हैं। और क्योंकि एविडेंस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, तो उसके जो 1000 पे पहले रिसीवेबल था उसको कम करके 900 रुपये कर देगा। तो ये यहाँ पे रिस्क। इंग्लिश में बता देता हूँ, आप साथ में लिख लेना, बाद में मैं सोल्यूशन भी कर दे दूँगा। तो रिस्क क्या होगा कि फिक्शियस और एक्सेसिव क्रेडिट नोट्स कुड बी इशूड टू कंसील मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश और टू ग्रांट अनऑथराइज्ड कंसेशंस टू कस्टमर। कंट्रोल क्या होना चाहिए कि ड्यूटीज़ को सेग्रीगेट कर दो, अप्रूवल और प्रिपरेशन और अप्रूवल की ड्यूटीज़ को सेग्रीगेट कर दो। उसके बाद इस चीज़ का मैंडेट कर दो कि जो रिटेन कर दो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन कंपनी एवरी क्रेडिट नोट्स इशूड है, कि हर क्रेडिट नोट्स के साथ उसका एक एविडेंस वो लाजमी होना चाहिए। इस चीज़ को मैंडेट कर दो। आगे चलते हैं। फाइनली वाइल दिस स्टैंडर्ड प्रोडक्ट प्राइसेस ड्रॉन ऑटोमेटिकली फ्रॉम द प्राइस मास्टर फाइल। प्राइस मास्टर फाइल से ड्रॉ की जाती हैं। अच्छा, कंट्रोल द सेल्स डायरेक्टर हैज ऑथराइज्ड बिलिंग स्टाफ। बिलिंग स्टाफ को क्या ऑथराइज, इनवॉइस स्टाफ को क्या ड्यूटी उन्हें दे दी है, क्या चीज़ ऑथराइज कर दी है, क्या मतलब एक एक्स्ट्रा काम दे दी उनको। टू अप्लाई टेम्पोररी मैनुअल प्राइस ओवरराइड ड्यूरिंग पीरियड, कि वो प्राइसेस को मैनुअली ओवरराइड कर सकते हैं। ये उनको एक ऑथराइजेशन दे दी गई है। पहले प्राइसेस मास्टर फाइल से आती थी, अब वो खुद से ही उनको मैनुअली ओवरराइड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ड्यूरिंग पीरियड क्लियरेंस सेल्स, मतलब जिस पीरियड में स्लो मूविंग गुड्स ज़्यादा हो रही हैं तो उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करनी है, तो अब वो उनको मैनुअली प्राइसेस को चेंज करने की ऑथराइजेशन दे दी गई है। तो इसके क्या वीकनेस है? मैनुअल प्राइसेस ओवरराइड्स ड्यूरिंग क्लियरेंस सेल्स आर अप्लाइड इनकंसिस्टेंटली विद नो अप्रूवल वर्कफ्लोज और डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी।
अब इस चीज़ का एक तो कोई अप्रूवल वर्कफ्लो नहीं है, ना कोई डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी है। बस ये उनको एक सिंपल सी ऑथराइज़ेशन सेल्स डायरेक्टर की तरफ से मिल जाती है। फिर इसके क्या होगा, अनऑथराइज्ड और एक्सेसिव डिस्काउंटिंग, मतलब वो 1000 वाली चीज़ 400 रुपए में किसी को जाके बेच देंगे। स्लो मूविंग है, या अपने किसी फेवरेट कस्टमर्स को मतलब जाके बेच देंगे। तो ये एक रिस्क आ जाएगा एक्सेसिव डिस्काउंटिंग का, ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया। इनकंसिस्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ कस्टमर्स, किसी को कम दे दे, किसी को थोड़ा दे दे, क्योंकि वो खुद से कर रहे हैं ना, मैनुअली कर रहे हैं प्राइसेस को। ओवरराइड क्या होता है कि यार पहले कंट्रोल था, अब वो कंट्रोल आपने ओवरराइड कर दिया है कि पहले प्राइस मास्टर फाइल से आती थी, अब आपने क्या कर दिया, आपने उसको मैनुअल कर दिया है, तो मतलब आप खुद से उसको चेंज कर सकते हो। ये यही होता है मैनुअल प्राइस ओवरराइड। ओवरराइड करना उसका मतलब है कंट्रोल को बाईपास करना, ओवरराइड कर देना। कंट्रोल क्या होना चाहिए यहाँ पे, इम्प्लीमेंट करना चाहिए सिस्टम इन्फोर्स अप्रूवल वर्कफ्लो विद क्लियरली डिफाइंड ऑथराइजेशन लिमिट्स। आपको एक लिमिट ऑथराइज करनी चाहिए कि इस लिमिट से कम या इस लिमिट से ज़्यादा आप प्राइसेस को चेंज नहीं कर सकते। इतनी प्राइस आपने एक चीज़ के लिए ऑथराइज कर दी कि आप इससे कम प्राइस नहीं दे सकते कस्टमर को, कि एक 1000 रुपये वाली चीज़ है। अब आपने ये अलाउ कर दिया कि आपने वहाँ पे लिमिट लगा दी, ऑथराइज लिमिट लगा दी 900 रुपये तक। इससे ज़्यादा आप उसको डिस्काउंट नहीं दे सकते, मैनुअली भी नहीं दे सकते आप उसको डिस्काउंट। अगर तो आपने डिस्काउंट दिया मैनुअली 800 रुपये कर दिया, तो जब वो सिस्टम में एंटर होगी तो वो आगे से उसको एक्सेप्शंस में डाल देगा, उसको फ्लैग कर देगा। ये एक कॉन्फ़िगर कर देना चाहिए इसको सिस्टम के साथ। तो यहीं तक था, मैं कल आपको सॉल्यूशन इसका भेज दूँगा, जैसे आज वाले का भेज दिया था। अल्लाह हाफ़िज़।